नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ ही साथ में हम भारत के भी गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले जो एग्जाम है यूपी पीसीएस का और आरओ का, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। इसके लिए आप वीडियो देखिए, वीडियो में बता दिया जाएगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, देखिए 1772 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी वारेन हेस्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनके सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। किसने क्या क्या काम किया, क्या क्या चीजें इन्होंने, उनके समय में कौन कौन से युद्ध हुए, कौन सी घटनाएं हुई, सभी चीजों को पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम सभी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना ना भूलिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको काफी चीजें अपडेट कर दी जाती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। स्टार्ट करते हैं वारेन हेस्टिंग्स से। तो ये 1772 से 1785 तक रहे। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति इन्होंने की थी 1772 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में जो हुआ था, उसमें ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता के अंदर इन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी दी गई थी 1775 में। पिट्स का भारतीय अधिनियम, जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, वो पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में पंचवर्षीय योजना, फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था और बनारस की संधि 1773 में हुए थे। ये सभी चीजें कब हुई थी? 1773 में। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध, यानी दस्तक के प्रयोग पर क्या है? प्रतिबंध कर दिया गया है। दस्तक का मतलब यहाँ पर ऑफिस। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स संबंधित थे। किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। जब आप हमारी पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे तो पीवाईक्यू सीरीज में यहाँ से देखने को मिलेगा कि जो घेरे की नीति है वो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और 1772 से 1785 तक, 1772 से 1785 तक ये रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इम्पीचमेंट, और आज के समय पर भी क्या होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्या चलाया जाता है? इम्पीचमेंट चलाया जाता है। महाभियोग अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। अब 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा था ये मुकदमा, और किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त भी कर दिया था। ये चीज याद रखिएगा कि इतने ज्यादा उसने सेवाएं दी थी, मतलब इतना सब कुछ कार्य किया था ब्रिटिश के लिए, तो उन सभी को देखते हुए उसे क्या कर दिया गया? दोषों से मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया था, कि उसे कोई सजा नहीं दी गई थी। इसके बाद में जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं, सर जॉन मैकफरसन। सर जॉन मैकफरसन है, ये इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1785 से 1786 ईस्वी तक रहे थे। इतना जरूरी नहीं है उसको पढ़ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1786 से 1793, और इसके बाद में 1805 ईस्वी में बने थे। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया गया था। जो जिला फौजदारी अदालतें थी उसको समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, यानी 4 भ्रमण करने वाली अदालतों को इसने इंट्रोड्यूस किया था, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। 3 किसके लिए थी? 3 तो बंगाल के लिए थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, और 1 थी बिहार के लिए। एक कहां के लिए थी? बिहार के लिए थे। तो 4 अदालतें को बनाया था इसने। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, 4 प्रांतीय न्यायालय की भी स्थापना इसने की थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। किसके सिद्धांत पर था? शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने किस कब? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था।
पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त उम्मीदवारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया गया था। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 89% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 11% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। यहाँ पर जब जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, तो उसमें 10/11 भाग किसके पास जाएगा? ये तो जाएगा कंपनी के पास। किसके पास? जो भी कर वसूला जाएगा जमींदारों के द्वारा, उसका 10/11 कंपनी के पास जाएगा और 1/11 हिस्सा जाएगा ये जमींदार के पास रहेगा, उसके स्वयं के पास रहेगा, जमींदार के पास। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज ढलने से पहले ही ये कर वसूला जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। यानी ब्रिटिशों को जमींदार सूरज ढलने से पहले ही कर देते थे, चाहे वो कैसे भी दें। और जब ऐसा होता था तो जमींदार भी, जो किसान लोग थे, उनसे भी कर वसूलते थे उसी समय। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ड्राफ्ट माने, जो मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं ड्राफ्ट सोर, सॉरी जॉन सोर ने बनाई थी स्थायी बंदोबस्त की योजना। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया था। इसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जो जमींदारी सिस्टम था, जो जमींदार लोग थे, वो क्या करते थे कि कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, वो लैंड रेवेन्यू तय करने के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। उन्हें किसी से पूछने, यानी ब्रिटिश से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो अपने मन मुताबिक लैंड रेवेन्यू लेते थे, यानी भू राजस्व लेते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसको? कॉर्नवालिस को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, 1790 में 1792 तक। इसके बाद में सर जॉन सोर 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे और इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति भी अपनाई थी इसने। तो यहां से बस दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, लेकिन कब? अक्टूबर में, और ये पहले हो गया था। अवध 1801 में, और पेशवा हुआ था दिसंबर 1802 में। बरार एवं भोसले हुए थे दिसंबर 1803 में, और सिंधिया हुआ था 1804 ईस्वी में। और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जो थे वो जोधपुर हो गया, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर। ये इतने राज्य जो सहायक संधि सबसे पहले इन्होंने की थी या अपनाई थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। याद रखिएगा, इंदौर के जो शासक थे, उस समय के होलकर शासक थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, उसमें मारा गया था टीपू सुल्तान। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसी ने, मतलब क्या है, जो लॉर्ड वेलेजली है, वेलेजली ने क्या किया था? वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? कलकत्ता में। उस समय जो कलकत्ता है वो भारत की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए वहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1854 तक अंग्रेजों की भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था। यह स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा करता था। स्वयं को क्या कहा करता था? बंगाल का शेर। अपने आप को बंगाल का शेर बताता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? गाजीपुर जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी पीसीएस या यूपी आरओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहाँ का है? यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एक जिला है गाजीपुर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस
गवर्नर जनरल की, किस बंगाल के गवर्नर जनरल की जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है यहाँ से। इसके बाद में सर जॉर्ज वालो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहे थे, और 1806 ईस्वी में बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में, इसी के काल में हुआ था, सर जॉर्ज वार्लो के काल में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक रहे थे, और इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, जिसे मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ भी कहा जाता है, ये अमृतसर की संधि हुई थी। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास किया गया था। इसमें कितना महत्वपूर्ण है कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था और अमृतसर की संधि आई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे थे, और इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ था, और इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई, और आंग्ल नेपाल युद्ध का इसी संधि के साथ अंत हो जाता है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए, और इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में। और जो प्रेस पर प्रतिबंध लगे थे वो भी हटा दिए गए थे, और क्या किया गया था? नए नियम बनाए गए थे। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक रहे, और इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826 ईस्वी में, जो लड़ा गया था। और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि होती है। किसकी संधि होती है? यांडबू की। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। दोस्तों, इन सब की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको काफी चीजें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद में आप हमारा एप्लीकेशन एग्जाम वेब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको इसके अलावा साथ ही साथ में अन्य पीडीएफ भी मिल जाएंगी। जो ये क्लास चल रही, क्लास की पीडीएफ तो मिलेगी ही, और भी अन्य पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएंगी, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में रहने वाली हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी में ये रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वह कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का पूछा जाए तो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जो कि महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने, किसने? बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सहायता किसने दी थी? सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा प्रयास के साथ साथ इसको नियम या कानून पर नहीं लाया था। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने 1829 में धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया और एक नियम भी बना दिया। और आपको बता दें, आज के समय में जो करेंट टाइम की बात कर रहा हूं, 2024 के समय में भी ये सती प्रथा कई जगह पर अभी भी लागू है। राजस्थान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये सती प्रथा आपको देखने को मिलेगी। अगर आप करेंटली न्यूज पढ़ रहे होंगे तो कई न्यूज आती हैं, ऐसे सामने आ जाती हैं जहां पर सती प्रथा आज भी शामिल है, आज भी सती प्रथा होती है।
बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग को हड़प लिया था। कुर्ग कुर्ग को कब हड़पा था? 1834 ईस्वी में। और 1831 में किसको हड़पा था? मैसूर को हड़पा था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का, या जिसे 700 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी, वह था। इसके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो ये आजकल अगर देखा जाए तो प्रवेश जो ये इस प्रकार का रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है बताइएगा आप लोग? आर्टिकल 16 में दिया गया है, जिसमें नियोजन यानी जो सरकारी सेवा वगैरह है नियोजन से संबंधित है। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नरबली प्रथा का अंत किया 1833 ईस्वी में। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनाई और आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर विवाद हुआ और इसी के समय में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। कोई भी अगर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन लेने के लिए जिसमें आपको इंग्लिश की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक वापस से आ गया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन जब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत के गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट है, जिसको मैं ऊपर पढ़ के ही आया हूँ। बात करते हैं अगले, चार्ल्स मेटकॉफ की। तो ये देखिए 1835 से 1836 ईस्वी में रहे थे। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को, जो 1835 से 1836 ईस्वी तक रहे थे गवर्नर जनरल भारत के। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक रहे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में। और 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। जो किसके द्वारा? कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी जीटी रोड है, इसका क्या कराया था? इसका मरम्मत कराया था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। 1836 से 1842 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड एलिनबरो, ये 1842 से 1844 ईस्वी तक रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके समय में, और सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किसका? दास प्रथा का उन्मूलन हुआ यानी खत्म किया गया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से ही हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है जो अक्सर कर गांव में लोग पूछ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक रहे। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर? नरबली प्रथा पर, जो नरों या इंसानों की बलि दी जाती थी उस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 ईस्वी तक हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया 29 मार्च 1849 ईस्वी को। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेंट दिया गया था। क्या दिया गया था? भेंट के तौर पर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर 1848 को अनिर्णित रहा था। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अनिर्णित रहा था, निर्णय नहीं आ पाया था जिसका। तीसरा युद्ध था गुजरात यानी चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर, गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। ये जिसमें निर्णय आया था, जिसमें क्या हुआ था? सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था।
डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। कि क्या था? जो जितने भी भूमि कर रहित हैं, जो लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, उनको छीनना था, ऐसी जागीरों को छीनना। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। अब यहां से किसको पढ़ेंगे? डलहौजी के सिद्धांत, डलहौजी का। यहां पर जो आया है कौन? डलहौजी। डलहौजी, यहां से क्या है? डलहौजी। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए डलहौजी। इसको क्या है? डलहौजी। यहां से डलहौजी के बारे में तो पढ़ ही रहे थे, डलहौजी को जरूर याद करिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य विलय कर लिए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो सतारा किया गया था 1848 में। जयपुर जो कि बुंदेलखंड पर पड़ता है, संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है 1849 ईस्वी में। बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतारा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बघाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1850 ईस्वी में। उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852। उदयपुर है, उदयपुर, ना कि उदयपुर। एक उदयपुर कहां पर? राजस्थान में, लेकिन ये उदयपुर है मध्य प्रदेश वाला 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854। नागपुर कहां पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह, ये कौन थे? अवध के नवाब थे। और इनकी जो वाइफ है बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि अवध की तरफ से ही लड़ी थी, नेतृत्व किया था। 18वीं सदी शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। कौन था? 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। एक तो तोप खाने का मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया? मेरठ में इसने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद में सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। ये बहुत ही, जो एजुकेशन का एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मॉडर्न एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच। ये कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और इसके साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया था। वुड डिस्पैच के जो नियम आया था उसकी वजह से, मैग्ना कार्टा की वजह से। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की जो दूरी थी, वह प्रथम रेल वहां पर चलाई गई थी। 1854 ईस्वी में एक नया पोस्ट ऑफिस भी, एक पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ था। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी, कि कैसे किस तरीके से जो सार्वजनिक जगह है उनका निर्माण किया जाए, इसलिए उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया था। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। किसकी की थी? लोक सेवा विभाग, यानी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या है? पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसकी भी क्या की थी? स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली में संचालित तार सेवा का शुरू किया गया था और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की थी। कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कब से आया था? 1853 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था।
डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग, यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, वायसराय होते हैं। यहाँ से क्या कहा जाता है, वायसराय कहा जाता है। जो जितने भी लोग हुए हैं वो क्या हुए, गवर्नर जनरल ना होकर अब यहाँ से वायसराय कहलाएंगे। तो पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग 1856 में। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग क्या बताइएगा सर, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो किसे बताइएगा सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, तो कौन था, तो बताइएगा सर लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट, और क्या पूछा जाए, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, तो क्या बताइएगा सर, तो ये बताइएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। देखिए इनके बारे में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी जो एक दो लोग और बचे हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे कि वो जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे ना उसमें हम पूरा करेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे जाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन का जो वीडियो रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट कराएंगे। 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में हम कंप्लीट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समाप्त करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जो 2-3 फैक्ट दिए गए उनको देख लेते हैं। 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय भी बने थे। बाकी इनके जो कार्य हैं, इनसे संबंधित जो कार्य हैं, वो हम अगले एक वीडियो में जिसमें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे वहां से देख लेंगे, क्योंकि जो हम वहां से पढ़ेंगे तो वो लगभग 1885 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आईएनसी की स्थापना इस समय हुई थी। और जब हम 1885 से पढ़ेंगे आईएनसी के समय से, तो उससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में नजर डालेंगे कि आईएनसी कैसे बनी। जब आईएनसी कैसे बनी तो उससे पहले भी हम कुछ डेटों को देखेंगे, जिनमें कई ऐसी संस्थाएं आती हैं, कई ऐसी कमेटी आती हैं जो आईएनसी से पहले जिनका गठन हुआ था। फिर उसके बाद में कई दिन बाद यानी 1885 में ओ ए ओ ह्यूम के, उसमें ए ओ ह्यूम इसके क्या कहे जाते हैं, आईएनसी के जनक कहे जाते हैं, मतलब इन्होंने ही बनाया था ए ओ ह्यूम। तो इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसके जो पहला अधिवेशन होता है उसके जो चेयरमैन रहते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं, वो कौन रहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी रहते हैं। तो ये सब चीजें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे एग्जाम वेब ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो तीनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप में आपको अन्य कई पीडीएफ दे दी जाती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी हमारा नया वीडियो आएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ की तैयारी करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है, जिसको हम पूरा करवा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपके कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन फंस जाएं। कितने, 70 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है हमारी कि आपके यहां से आएंगे। आपका बहुत ही जल्दी यूपी जीके का कंप्लीट वीडियो, जो कि 8 घंटे का लगभग वीडियो रहेगा, 8 आवर का वीडियो रहेगा, तो ये आने वाला है। आप इसको जरूर देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।